हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाकर आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, बिहार स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की। ये कब आया था? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। और किसके द्वारा लाया गया था इसे? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लाया गया था। और इसके माध्यम से भारतीय भाषाओं के प्रेस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी देसी भाषाओं के प्रेस पर इसके माध्यम से प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसी से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, ध्यान रखिएगा, ये बांग्ला भाषा की पत्रिका थी। ठीक है, बांग्ला भाषा में ये प्रकाशित होती थी, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसकी भाषा क्या हो गई? तो अंग्रेजी हो गई। ठीक है, ये अंग्रेजी में परिवर्तित हो गई थी बांग्ला से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं इसके बारे में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, जो एक समाचार पत्र था, को बांग्ला भाषा से रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया। किस भाषा की पत्रिका थी ये? बांग्ला भाषा की। और किस में परिवर्तित कर दिया गया? अंग्रेजी भाषा में। क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये सिर्फ देसी भाषाओं यानी भारतीय भाषाओं के प्रेस पर लागू था, अंग्रेजी भाषा के प्रेस पर यह लागू नहीं था, इसीलिए। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत 1868 में दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। इंपॉर्टेंट है, अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने इसकी शुरुआत की थी। और इसके पहले संपादक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष इसके पहले संपादक थे। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है। कब आया था? 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय भाषाओं के अखबारों पर नियंत्रण लगाने के लिए पारित किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय भाषाओं के अखबारों यानी प्रेस पर नियंत्रण लगाने के लिए इसे पारित किया था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम या गैगिंग एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है ये। ठीक है, इसको 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त कर दिया था, यानी समाप्त कर दिया था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है ये। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 फरवरी 1946 को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को शाही नौसेना विद्रोह भी कहा जाता है इसे। ठीक है, शाही नौसेना विद्रोह भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई थी। 18 फरवरी से 23 फरवरी 1946 तक चला था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 23 फरवरी को यह समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी। देखते हैं इसके बारे में। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे शाही नौसेना विद्रोह भी कहा जाता है, की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को बंबई से हुई थी। कहां से हुई थी? बंबई से। जिसके निम्नलिखित कारण थे, इसके कारण भी देख लेते हैं। पहला कारण था नस्लवादी
भेदभाव। भारतीय नाविक अंग्रेज सैनिकों के बराबर वेतन की मांग कर रहे थे, इसलिए विद्रोह हुआ। और क्या मांग थी? नाविक वीसी दत्त को HMIS तलवार, जो एक जहाज थी, की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। नेवी के सैनिक उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे थे। ठीक है, वीसी दत्त की रिहाई मांग कर रहे थे। और आजाद हिंद फौज पर मुकदमों ने असंतोष को और भड़का दिया। ये सब जो है इसके कारण थे। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। वल्लभ भाई पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, आत्मसमर्पण की सलाह किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। सैनिकों ने आत्मसमर्पण कब किया था? तो 23 फरवरी 1946 को किया था। ठीक है, यानी ये 18 फरवरी से 23 फरवरी तक चला था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आत्मसमर्पण की सलाह किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने। इसको भी ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल किले के मुकदमे के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। लाल किले के मुकदमे के संदर्भ में पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन पूछ रहा है। पहला है, यह मुकदमा आजाद हिंद फौज के सिपाहियों से संबंधित था। बिल्कुल करेक्ट है, लाल किला मुकदमा आजाद हिंद फौज के सिपाहियों से संबंधित था, ये सही है। दूसरा है, बचाव पक्ष के वकील भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू तथा जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। बचाव पक्ष के वकील कौन थे? भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू तथा जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी करेक्ट है आपका। तीसरा है, यह मुकदमा रास बिहारी बोस, NS गिल तथा शाहनवाज खान पर चला था। ये गलत है, तो इसमें गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्याख्या आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि व्याख्या से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। ठीक है, 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों द्वारा आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उन पर लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। देखिए, पूछा गया था लाल किला मुकदमा ये कब हुआ था? तो आपका 1945 में। ठीक है, 1945 में चलाया गया था आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर। सरकार के इस निर्णय के विरोध में समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आजाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का गठन भी किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बचाव पक्ष के वकीलों में प्रमुख भूलाभाई देसाई थे। उनका सहयोग करने वालों में तेज बहादुर सप्रू, कारजू तथा जवाहरलाल नेहरू थे। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बचाव पक्ष में कौन कौन थे? भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कारजू तथा जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे। ये कई सारे एग्जाम पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह मुकदमा आजाद हिंद फौज के सिपाही गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज पर चलाया गया। इंपॉर्टेंट है ये, किस पर चलाया गया था? गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज पर यह चलाया गया था। यद्यप कोर्ट मार्शल ने उन्हें दोषी पाया, परंतु लॉर्ड वेवेल जो उस समय वायसराय थे, उन्होंने समकालीन परिस्थिति को देखते हुए उनका दंड क्षमा कर दिया गया था। ठीक है, कोर्ट मार्शल में इन्हें दोषी पाया गया था, और लेकिन इनका जो है इनको क्षमा कर दिया गया था। और क्षमा किसने किया था? लॉर्ड वेवेल ने किया था, क्योंकि उस समय जो है देश में काफी जो है विद्रोह हुआ था इसको लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान किस राज्य की शासक से प्राप्त किया? अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान किस राज्य के शासक से प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलकुंडा के सुल्तान से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। कब मिला था? 1632 में। और इसके तहत कंपनी को अधिकार मिला कि वे 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। यानी इन्हें व्यापार करने की क्या मिली? स्वतंत्रता मिल गई इसके माध्यम से। ठीक है, उसके बाद 1651 में शाह शुजा ने 300 वार्षिक कर के बदले बंगाल में
चुंगी मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता दी? इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1651 में शाह शुजा ने भी जो है बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी अंग्रेजों को। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन पूछ रहा है। इनमें से कौन सा है? पहला है, कलकत्ता का संस्थापक जाप चौरनाक था। कलकत्ता की स्थापना जाप चौरनाक ने की थी। करेक्ट है, मैंने बताया है, सही है ये। बंबई का वास्तविक संस्थापक जेराल्ड अंगियार था। ये भी आपका करेक्ट है। बंबई की स्थापना किसने किया था? जेराल्ड अंगियार ने। ये भी करेक्ट है। अगला है, मद्रास की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने की थी। मद्रास की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? तो फ्रांसिस डे ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, फ्रांसिस डे ने इसकी स्थापना की थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। कलकत्ता की स्थापना जाप चौरनाक, बंबई के वास्तविक संस्थापक जेराल्ड अंगियार, और मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे था। और जो ये फ्रैंको मार्टिन था, ध्यान रखिएगा, ये पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही पूछ रहा है, देखते हैं। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। करा वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। बिल्कुल करेक्ट है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुंचा था केरल में। तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है, पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव तथा हुगली में अपनी कोठियां स्थापित की। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट में, करा गोवा में, दमन दीव तथा हुगली में अपनी कोठियां स्थापित की। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इन सब जगहों पर पुर्तगालियों ने को अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित किया था। ये सही है। तीसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली व आखिरी शक्ति पुर्तगाली थे। देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली शक्ति कौन थी? तो पुर्तगाली थे। पहली, ध्यान रखिए, इस पर जो है सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया, लेकिन आखिरी नहीं थे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है इस पर जो है डचों ने भी शासन किया था और अंग्रेजों ने भी इस पर शासन किया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अच्छा नहीं, इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है। तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन ये आपका ध्यान रखिएगा तीसरा गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पुर्तगालियों पर सबसे पहले कब्जा पांडिचेरी पर सबसे पहले कब्जा पुर्तगालियों ने किया था, लेकिन आखिरी शक्ति ये नहीं थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। और ये क्या था? ये प्रथम यूरोपी था। वास्को डी गामा क्या था? प्रथम यूरोपी और प्रथम पुर्तगाली था जो भारत आया था 1498 में। ठीक है, कालीकट के तत्कालीन शासक जामोरिन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपी था। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारियों ने कालीकट में, गोवा, दमन दीव और हुगली के बंदरगाहों पर भारत में अपनी वाणिज्यिक फर्मों की स्थापना की, यानी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दा अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री यानी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कब हुई थी? 1503 में। कहाँ पे? कोचीन में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने इसका निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पांडिचेरी में सर्वप्रथम किसने उपनिवेश स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने। परंतु कुछ समय बाद डचों के नियंत्रण में यह आ गया। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा किया और 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत यह फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार पांडिचेरी पर सर्वप्रथम नियंत्रण तो पुर्तगालियों ने स्थापित किया, किंतु बाद में डचों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने भी इस पर आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था? यह भी ध्यान रखिएगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसका गठन 1834 में किया गया था। किस एक्ट के माध्यम से? तो 1833 के चार्टर के तहत 1834 में इसका गठन किया गया था। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत का श्रेय पूरी तरह से मैकाले को जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में अगर पूछा है अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है, और ये विधि आयोग का पहला अध्यक्ष भी था। अच्छा, आप लोग बताइए 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बक्सर के युद्ध के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला है यह युद्ध मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है। जो बक्सर का युद्ध था ये बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो ये पहला सही है। दूसरा है यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये भी करेक्ट है, ये आपका 1764 में हुआ था। करेक्ट है ये। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ये भी करेक्ट है, कई बार पूछा गया है ये। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था तो हेक्टर मुनरो ने किया था। इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। देखिए तो कोई भी गलत नहीं है इसमें, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, किसके मध्य हुआ था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच यह हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। वहीं भारतीय सेना का नेतृत्व अभी मैंने बताया अवध के नवाब बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम थे। अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध में जो है जीता कौन तो ब्रिटिश सेना की इसमें जीत हासिल हुई। और इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। बक्सर के युद्ध के बाद यह संधि हुई थी। ठीक है, बक्सर के युद्ध को ध्यान रखिएगा, इसे निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष यह निर्णय लिया कि सिविल सेवा परीक्षा ब्रिटेन तथा भारत में एक साथ आयोजित की जाएगी? इंपॉर्टेंट है ये। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष यह निर्णय लिया कि जो सिविल सेवा परीक्षा है ब्रिटेन तथा भारत में एक साथ आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1893। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1893 ईस्वी से पूर्व सिविल सेवा ब्रिटेन में आयोजित की जाती थी। देखिए पहले जो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी सिर्फ कहाँ पे? इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1893 से जो है भारत में भी कराए जाने की बात कही गई थी। 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक विधेयक पारित किया जिसके अनुसार यह प्रावधान लाया गया कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पर सिविल सेवा परीक्षा साथ साथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन के बारे में कौन सा कथन सही है? स्थानीय स्वशासन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर सर्वप्रथम मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर सर्वप्रथम मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम पहला कौन था? मद्रास नगर निगम था। ये करेक्ट है, पहला आपका करेक्ट है। पूछा जाता पहला नगर निगम कौन सा था तो मद्रास नगर निगम पहला था, तो ये पहला सही है। दूसरा है लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई है। ये भी करेक्ट है, लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। करेक्ट है ये। तीसरा है रिपन को स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का जनक कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ये करेक्ट है। इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जितने कथन है उतने प्रश्न है, पीपीएससी ऐसे ही प्रश्न की बार पूछा था, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। देखिए 1688 में सर्वप्रथम मद्रास में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम का गठन कर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। पहला नगर निगम कौन सा पूछा जाए, कौन सा था तो मद्रास नगर निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1688। कहीं कहीं आपको 1687 भी मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई तथा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के लिए कुछ मदें निर्धारित की गई। इस कार्य को रिपन ने पूरा किया और उसने
तहसील बोर्ड बनवाने की शुरुआत की। बड़े नगरों में नगरपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों का विकास किया। इन्हीं सुधारों के कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, तो यानी गलत पूछ रहा है। पहला है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक मनसुख लाल नजर थे। देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका की अगर बात करें, इसकी स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके पहले संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर इसके क्या थे? पहले संपादक थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका पहला करेक्ट है। दूसरा है, यंग इंडिया के प्रारंभिक संस्करणों के संपादक जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर थे। ये भी आपका करेक्ट है। देखिए, ये भी यंग इंडिया भी आपका महात्मा गांधी की पत्रिका है, लेकिन इससे पहले ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया का प्रकाशन जो है जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर करते थे। तो ये इसलिए सही है, इसको गलत मत करिएगा। तो पहला भी आपका करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा है, इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का संपादक जवाहरलाल नेहरू ने किया। नहीं, इसका संपादन जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने इसका संपादन किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही पूछा है कौन सा? अच्छा, सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं, इंडियन ओपिनियन की स्थापना 1930 में महात्मा गांधी जी ने की थी। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले संपादक मनसुख लाल नजर थे। इसके पहले संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर इसके पहले संपादक थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो है 1904 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। यंग इंडिया की बात करते हैं, तो यंग इंडिया का संपादन जब गांधी जी के हाथ में आया, उससे पहले मुंबई यानी बंबई के 3 नेता शंकर लाल बैंकर, उमर सुबानी और जमुना दास, द्वारका दास, ये 3 लोग यंग इंडिया का संपादन करते थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के पहले ये तीनों जो है यंग इंडिया का संपादन करते थे। गांधी जी 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक बने। ये ध्यान रखिएगा, गांधी जी जो है 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक बने। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट की शुरुआत की। ठीक है, इंडिपेंडेंट किसकी पत्रिका है? मोतीलाल नेहरू की। ठीक, नेक्स्ट है, अहोम विद्रोह का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अहोम विद्रोह का पूछ रहा संबंध किस राज्य से है? तो ये असम से है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा असम। 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह गदाधर सिंह के नेतृत्व में 1828 से 1830 तक चला। ध्यान रखिएगा, इसका नेतृत्व किसने किया था? गदाधर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट है ये। गदाधर सिंह को निर्वासित कर दिए जाने के बाद 1830 में असमियों ने कुमार रूपचंद के नेतृत्व में दोबारा विद्रोह कर दिया। इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रामोसी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रामोसी विद्रोह के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? पहला है, रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जनजाति थी। बिल्कुल करेक्ट है ये। रामोसी जो है ये पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति थी, ये करेक्ट है। दूसरा है, वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से अप्रसन्न थे। रामोसी लोग जो थे ये क्या थे? अंग्रेजों से नाखुश थे। ये आपका क्या है? ये भी सही है। इस आंदोलन का नेतृत्व मधुकर शाह ने किया था। नहीं, मधुकर शाह ने नहीं, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चित्तूर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व 1822 में चित्तूर सिंह और 1826 में उमा जी ने किया था। ध्यान रखिएगा, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व 1822 में चित्तूर सिंह ने और 1826 में उमा जी ने किया था। अंग्रेजों द्वारा लगान की दरें बढ़ाना इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा लगान की दरें बढ़ा दी गई थी और यही जो है इसका तात्कालिक कारण था। रामोसी वे लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य के सतारा, पुणे,
आदि जिलों में मराठा सेना और पुलिस के निचली रैंकों में सेवा की, यानी ये क्या थे, मराठा युगीन सैनिक थे। कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया कि रामोसी ये कौन थे, तो ये मराठा युगीन क्या थे, सैनिक थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पर्वतों के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कौन सा कथन सही है। पहला है, पर्वतों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे पर्वतमाला कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, पर्वतों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे पर्वतमाला कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, कई सारे पर्वत मिलकर क्या बनाते हैं, पर्वतमाला बनाते हैं। दूसरा है, भारत में अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक है। मैंने बताया था कि भारत में सबसे पुरानी कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है, और ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये यानी करेक्ट है ये। तीसरा है, दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। देखिए, माउंट किलिमंजारो ये तो ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका में नहीं है। ये कहाँ पे है ये, तो ये अफ्रीका में है। किस देश में है अफ्रीका के, तो ये तंजानिया में है। ठीक है, तंजानिया में ये माउंट किलिमंजारो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सा सही है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता कौन सा सही नहीं है तो तब सी लगाते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, पर्वत पृथ्वी की सतह का एक प्राकृतिक रूप से ऊंचा हिस्सा है। पर्वत जो होता है ये पृथ्वी की सतह से ऊंचा जो हिस्सा होता है पर्वत होता है। ठीक है, पर्वतों के प्रकार की बात करते हैं। पहला प्रकार है वलित पर्वत। इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण भी पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न पर्वतों को वलित पर्वत कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक बलों से जो पर्वत बनता है कौन सा होता है, वलित पर्वत होता है। जैसे आपका हिमालय हो गया, ये वलित पर्वत है। अल्पाइन पर्वत समूह ये भी वलित है। रॉकी ये आपका अमेरिका में है, ये भी क्या है, वलित पर्वत है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, ये भी आपका वलित पर्वत है। अपलेशियन और एटलस, हिंदुकुश, ये सब क्या है, वलित पर्वत के उदाहरण है। अगला आपका ब्लॉक पर्वत। इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक पर्वत तनाव या खिंचाव की शक्तियों से बनते हैं। जो वलित है ये आंतरिक बलों के कारण बनता है, लेकिन जो ब्लॉक पर्वत है ये तनाव और खिंचाव से बनते हैं। ठीक है, जैसे आपका ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, जर्मनी में है ये। सॉल्ट रेंज हो गया, और सियरा नेवादा अमेरिका में है। तो ये सब जो है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। अब ये अगला है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत अप्रदनकारी शक्तियों द्वारा पर्वतों के अत्यधिक क्षरण के कारण बनते हैं। यानी पर्वतों का जो क्षरण हो जाता है उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे आपका विंध्याचल हो गया, अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदाहरण ध्यान रखिएगा। ये सब भारत की क्या है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट आपका ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी के विस्फोट से निकली राख और लावा के जमा होने से बनते हैं। जैसे आपका माउंट किलिमंजारो हो गया, कोटोपैक्सी हो गया, फ्यूजियामा हो गया, वेसुवियस हो गया, और एकांकागुआ। ये सब जो है किसके उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टली आग्नेय चट्टानों पर विकसित होता है। करा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टली आग्नेय चट्टानों पर विकसित होता है कौन सी मिट्टी। देखिए, मैंने बताया था ये वाला जो एरिया है ये क्या है, आपका दक्कन का पठार है। ठीक है, ये क्या है, दक्कन का पठार है। जो ये दक्कन का पठार है इसमें कौन सी मिट्टी होती है, मैंने बताया था काली मिट्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी का विस्तार होता है, काली मिट्टी का विस्तार होता है, जो कपास के लिए उपजाऊ होता है। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि दक्कन के पठार के पूरब यानी इस साइड वाला जो एरिया है, देखिए पूरब और दक्षिण ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सी मिट्टी, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी का विस्तार यहाँ पे होता है, लाल और पीली मिट्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे आपका काली मिट्टी मैप को समझिएगा इसको। यहाँ पे काली मिट्टी, यहाँ पे देखिए आपका लाल मिट्टी है। ठीक, यहाँ पे आपका शुष्क है। ठीक, ये आपका क्या है, शुष्क मिट्टी है। यहाँ पे नीचे देखिएगा, नीचे जो हल्का पिंक है ये आपका केरल वाला एरिया में, यहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है, तो यहाँ पे लेटराइट मिट्टी होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका पर्वत और वन, और ये वाला जो एरिया यहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र, और ये गंगा यमुना का क्षेत्र जो है यहाँ पे कौन सी मिट्टी, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होती है। तो ये मैप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों और पाइडमाइंट क्षेत्र के साथ साथ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय और आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। ध्यान रखिएगा, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन के पठार को महान प्रादीपी पठार के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, सब ध्यान रखिएगा, मैंने पढ़ाया भी है इसके बारे में कई बार।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सांभर झील ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। खारे पानी की झील है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है, ओंग और तेल डैश नदी की सहायक नदियां हैं। इंपॉर्टेंट है, ओंग और तेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी की सहायक नदी है ओंग और तेल। महानदी की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के पास से ये निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलती है और उड़ीसा से होकर ये बंगाल की खाड़ी में अपनी पानी छोड़ती है। यानी ये कहाँ पे जा गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है। इस नदी का 53% जलग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, जबकि 47% क्षेत्र कहाँ पे है? उड़ीसा में है। महानदी पर हीराकुंड बांध, दुधवा बांध और घुमरा पदर बांध बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, टीआरई 2 में पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा। सभी को पता होगा हीराकुंड बांध के बारे में कि महानदी पर है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा दुधवा बांध भी वहां पे है और घुमरा पदर बांध भी महानदी पर बनाया गया। ये आपका टीआरई 2 में पूछा गया था, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत कर दिया था, तो इसे ध्यान रखिएगा इसको। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो शिवनाथ, जोंक, हसदो, मांड, ईब, ओंग, तेल इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक, नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? किस भारतीय राज्य का जो वन क्षेत्र है ये सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र में। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है, जो 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी। ठीक है, 7 जुलाई 1948। यह बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों को लाभान्वित करती है। इसलिए आपकी बार पूछा गया था कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना, ये भी ध्यान रखिए कौन सी है? तो ये दामोदर माना गया है बीपीएससी ने, इसको ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार की पहली परियोजना थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? ये कब हुआ था? ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 1992 में हुआ था 74वां संविधान संशोधन। इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, देखते हैं। इसके माध्यम से संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें नगर पालिकाओं के संबंध में 18 विषय शामिल है। देखिए, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची नहीं 12वीं अनुसूची शामिल की गई थी। ठीक है, कौन सी अनुसूची? तो 12वीं अनुसूची शामिल की गई थी। और 11वीं किसके माध्यम से शामिल किया गया था? तो 73वें के माध्यम से शामिल किया गया था इसे। ठीक है, 73वें के माध्यम से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें आपका क्या है? पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। और 11वें में क्या आपका? नगर पालिका है, यानी शहर के लिए इसमें जो है बात किया गया स्थानीय शासन की। तो इसमें नगर पालिका है 12वीं में, और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये वाला तो सही है इतना, नगर पालिका में आपका 18 विषय हैं, यानी 12वीं अनुसूची में ये करेक्ट है, लेकिन 11वीं अनुसूची को इसके माध्यम से नहीं जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका गलत है। दूसरा, इस अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका ये आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक, और इसके समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। नहीं, मोरारजी देसाई नहीं थे, कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे इस समय। तो ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। तो सही पूछ रहा है कौन सा है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा शहरी शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। देखते हैं इसके बारे में। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके द्वारा शहरी स्थानीय सरकारों का गठन किया गया था, यानी नगर पालिका का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। देखिए, अगर पूछा जाए कि भाग 9 कब जोड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन ये भी कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है, इसके माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और क्या जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और जो 74वां संविधान संशोधन था ये भी 92 में हुआ था, और इसके माध्यम से नगर पालिका को जोड़ा गया था, और संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था। इस अधिनियम के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, जिसमें आपका कितने विषय थे? 18 विषय हैं।
इसमें अनुच्छेद 243 से 243 जी तक के प्रावधान शामिल हैं। इसके समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। ये पूछा गया था, आपकी बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था कि 73वें संविधान संशोधन के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ध्यान रखिएगा 73वें और 74वें दोनों के समय कौन थे प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक, नेक्स्ट है संविधान के स्रोत के संबंध में कौन सा कथन सही है। संविधान के स्रोत के बारे में पूछ रहा है, अकरा कौन सा कथन सही है। पहला है अमेरिकी संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नहीं गलत, ये कहां से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया आपका डीपीएसपी, पहला गलत है। आयरिश संविधान राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी गलत है। राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है ये। अगला कनाडा का संविधान आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, नहीं, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन ये कहां से लिया गया है, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये भी गलत है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि सही पूछा है इसलिए ऑप्शन ई। देखिए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। और क्या लिया गया है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघीय प्रणाली कहां से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, ये भी आपका कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय, अच्छा इसमें दिया उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उसकी अवस्थिति दिया। ठीक है, ठीक है। पहला इसमें हरिकेन, हरिकेन कहाँ पे आता है, तो अटलांटिक महासागर में, तो ये आपका क्या है, करेक्ट है ये। टाइफून दक्षिणी चीन सागर में, ये भी करेक्ट है। ये सब क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विली विलीज कैरिबियन सागर, नहीं, विली विलीज ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है इसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक क्या है, तूफान है, जिसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान का कारण बनते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इनको जो है निम्न नामों से जाना जाता है। जैसे आपका जो हिंद महासागर में जो आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे चक्रवात या साइक्लोन कहा जाता है। हिंद महासागर में क्या कहा जाता है, इसे साइक्लोन कहा जाता है। अटलांटिक महासागर में से हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में से टाइफून कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में से विली विलीज कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे आते हैं, तो भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं, यानी भूमध्य रेखा, और ये आपका 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री, अच्छा 30 डिग्री इधर। ठीक है, यहाँ पे ये आते हैं। तो देखिए ये आपका अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हरिकेन कहा जाता है। ये आपका हिंद महासागर है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है, यानी चक्रवात कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे विली विलीज कहा जाता है, और यहाँ पे देखिए टाइफून कहा जाता है। दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ पे विली विलीज कहा जाता है। सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। पहला है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 2.4 है। ये यहाँ तक तो सही है, जबकि यहाँ विश्व की 11.5 जनसंख्या निवास करती है। नहीं, 11.5 जनसंख्या नहीं, बल्कि 17.5, विश्व की 17.5 जनसंख्या भारत में निवास करती है, 17.5। ठीक है, तो ये आपका पहला गलत है, पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात 31.16, ये करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है, 31.16, करेक्ट है ये। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का बाल लिंगानुपात देश में सबसे अधिक है। नहीं, केरल का बाल लिंगानुपात सबसे अधिक नहीं है, ये मिजोरम का है, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 2.4 है, लेकिन जनसंख्या विश्व की 17.5 जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 68.8 क्या है, ये गांव, यानी आपका ग्रामीण क्षेत्र कितना है, ग्रामीण जनसंख्या 68.8 है, और शहरी कितना है, 31.16 है।
और मिजोरम में बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष का पूछा। 0 से 6 वर्ष सबसे अधिक कहाँ पे है? मिजोरम में कितना? 971 है यहाँ पे लिंगानुपात, और उसके बाद मेघालय का 970 है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औषधि जैव भू रासायनिक चक्र है? इंपॉर्टेंट है, टीआरई 1 में से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औषधि जैव भू रासायनिक चक्र है? औषधि पूछ रहा है तो सल्फर चक्र है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको समझते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र उन मार्गों को संदर्भित करते हैं जिनके माध्यम से कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं अन्य तत्व यौगिक जीवित जीव वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल तथा अन्य भूजलाशयों के बीच चक्रित व पुनर्चक्रित होते हैं। ठीक है, यानी जो चक्र होता है, भंडारण की प्रकृति के आधार पर दो चक्र होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका गैसीय चक्र है, पूछा गया था। गैसीय चक्र कौन सा होता है? जहां भंडारण का केंद्र वायुमंडल या जलमंडल है। जहां पे भंडारण का केंद्र कहां पे है? वायुमंडल है या जलमंडल है। जैसे आपका जल चक्र हो गया, ठीक है, गैसीय चक्र है। कार्बन चक्र भी गैसीय चक्र है। नाइट्रोजन चक्र, ये सब गैसीय चक्र के उदाहरण है। औषधि चक्र की बात करते हैं, जहां पे भंडारण जो होता है, ये केंद्र, इसका केंद्र क्या होता है? भूपर्वती यानी पृथ्वी होती है। जैसे आपका फास्फोरस चक्र हो गया, सल्फर चक्र हो गया, ये सब क्या है? औषधि चक्र के उदाहरण है। ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करा कौन सा कथन सही है? पहला है शैवाल विषमपोषी पादप है। देखिए गलत है, शैवाल जो होता है विषमपोषी नहीं, बल्कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या है ये? स्वपोषी है। तो पहला गलत है, विषमपोषी नहीं है, क्या है? स्वपोषी है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा है कवक क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषक होते हैं। देखिए कवक में क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है लाइकेन शैवाल और कवक के बीच एक अद्वितीय सजीवी संबंध है। बिल्कुल करेक्ट है। जो लाइकेन होता है ये शैवाल और कवक का क्या होता है? सजीवी होता है, तो ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन सी। शैवाल स्वपोषी है क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की पूर्ण अनुपस्थिति वाले पादप को कवक कहा जाता है, नहीं कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना ये भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। लाइकेन जो होता है ये शैवाल और कवक का संयोजन है, या दोनों परस्पर लाभ प्राप्त करते हुए सहसंबंध से करते हैं। जो शैवाल होता है ये भोजन बनाता है, कवक जो है आपका भोजन नहीं बनाता है। ठीक, और इनका संबंध क्या कहलाता है? कौन सा है? जो लाइकेन होता है ये शैवाल और कवक का क्या होता है? ये सहजीवी होता है। नेक्स्ट है कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? जो आपका कॉड लीवर तेल होता है इसमें विटामिन डी सर्वाधिक होता है, तो इसमें पूछ रहा है किस जीव से प्राप्त किया जाता है इसे? तो मछली से प्राप्त किया जाता है इसे। ठीक है, मछली, ऑप्शन बी। एनसीईआरटी क्लास 7 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखते हैं, जैविक खाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जैविक खाद के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल करेक्ट है। जैविक खाद से क्या होता है? मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, सही है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, ये भी आपका करेक्ट है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं इसके बारे में। पहला, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं। देखिए चिकन पॉक्स भी आपका वायरस से होता है, हेपेटाइटिस ए भी आपका किससे होता है? वायरस से होता है, तो ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा है टाइफाइड और खसरा जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। देखिए जो टाइफाइड होता है ये आपका किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है, लेकिन जो खसरा होता है ये किससे होता है? खसरा ये वायरस से होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो गया, वायरस से होता है लेकिन खसरा। ठीक, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, ये करेक्ट है। अतिसार और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। इसमें पूछ रहा कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खसरा विषाणु से होता है और संचरण वायु से होता है। चिकन पॉक्स विषाणु से होता है और संचरण वायु एवं सीधा संपर्क। पोलियो भी आपका विषाणु से होता है, वायरस। हेपेटाइटिस ये विषाणु से होता है और ये फैलता किससे है? जल से। क्षय रोग
यानी टीबी जीवाणु यानी बैक्टीरिया, हैजा भी आपका जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, मलेरिया से, और अतिसार जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। फैलता किससे है? मलेरिया मच्छर से, और अतिसार जल से। अतिसार मतलब हैजा, ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट जो होता है निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में जो खमीर होता है यानी ईस्ट होता है ये क्या उत्पादित करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद जो खमीर तीव्र गति से जनन करते हैं तथा अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थ का आयतन बढ़ा देते हैं। यही बेकिंग उद्योग के खमीर के उद्योग के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब केक वगैरह बनाया जाता है, ब्रेड वगैरह, उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो कुछ देर बाद वो क्या होता है? फूल जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? ईस्ट की वजह से होता है, क्योंकि ईस्ट जो है श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? करा कौन सा सही सुमेलित है? पादप रोग दिया है और रोग कारक या सूक्ष्मजीव दिया है, ठीक है। नींबू कैकर जीवाणु के द्वारा होता है, करेक्ट है। गेहूं की रस्ट कवक के द्वारा, ये भी करेक्ट है। भिंडी की पीत विषाणु के द्वारा होता है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उपयुक्त में से एक से अधिक सभी सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आमतौर पर खाद्य परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं? करा कौन सा रसायन जो है खाद्य परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग इसमें किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं यानी खराब कर देते हैं। खाद्य पदार्थों को संदूषण से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आपका जैसे खाद्य पदार्थ जैसे जैम हो गया और ये जो पैकेट फूड आते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट का, ताकि ये फूड जो है खराब ना हो, ठीक है। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरका का उपयोग भी इसके लिए किया जाता है, यानी परीक्षण के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर अचार में नमक मिला दिया जाता है, ठीक है, जैम में चीनी मिला दिया जाता है और अचार में तेल वगैरह मिला, सिरका मिला दिया जाता है, खराब नहीं होता। ये सब क्या है? परीक्षण के उदाहरण, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पाश्चुरीकृत दूध के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पाश्चुरीकृत दूध के संदर्भ में पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, बिल्कुल करेक्ट है। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले हम उपयोग कर सकते हैं क्योंकि जो है इसमें सूक्ष्म जीवों को पहले ही मार दिया जाता है, ठीक है, तो ये सही है। दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेल्सियस पर 15-20 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। देखिए, 15 से 20 मिनट नहीं, सिर्फ जो है 15 से 30 सेकंड, ठीक है, 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है उसे 70 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर एकाएक ठंडा कर लिया जाता है। तो ये आपका गलत है। दूसरा मिनट दिया है, यहाँ पे सेकंड होना चाहिए। पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये करेक्ट है, ठीक है। पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? देखिए, निम्नलिखित धातु पूछा है में कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में कौन सी धातु रहती है? तो मरकरी यानी पारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी। अगर यहीं पे अधातु पूछा होता कि कौन सी जो है अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो ध्यान रखिएगा ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, इसको भी ध्यान रखिएगा। मरकरी पारा केवल ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये एक क्या है? अपवाद है। देखिए, धातु क्या होता है? धातु आपने पढ़ा होगा, इसका एक गुण है, धातु का गुण क्या होता है? ये ठोस होते हैं, लेकिन जो पारा होता है ये धातु होने के बावजूद भी क्या होता है? ये द्रव अवस्था में रहता है, इसलिए क्या है? ये अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम नरम धातु हैं और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम ये नरम धातु हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ब्रोमीन एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं, मैंने बताया था। ब्रोमीन जो है ये क्या है? अधातु है, कमरे के तापमान पर क्या होता है? द्रव अवस्था में रहती है। ये पूछा गया था TRE 2 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला। कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है?
आपने कॉपर के बर्तन देखा होता, जो तांबे के बर्तन होते हैं, ये अगर कुछ दिन इसको रख दिया जाता है तो उस पर हरे हरे कुछ दाग सा लग जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, उस पर क्या जमा हो जाता है हरे रंग का जो होता है, तो उस पर जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये ध्यान रखिएगा, इनकी परत जम जाती है। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। जब कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी रंग की परत जम जाती है, और ये जो हरा पदार्थ होता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है उस पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है। देखिए प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि धातु पूछ रहा है कि अधातु पूछ रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। देखिए बहुत लोग गलत कर देंगे, सोडियम लगा भाग जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सोडियम क्या है, ये धातु है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा अधातु। कौन सी अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, तो फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है, ये अधातु है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए अधातु। अधातु पूछा हुआ था तब सोडियम लगाते हैं हम लोग। समानता अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। समानता जो अधातु होते हैं ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इनमें फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, यह वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए इसको जो है किस में रखा जाता है, तो जल में रखा जाता है। ठीक है, फास्फोरस को किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। जो सोडियम होता है ये धातु है और ये बहुत अभिक्रियाशील होती है, और ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है। ये जल के साथ भी अभिक्रिया करती है और वायु के साथ भी अभिक्रिया करती है सोडियम, और इसलिए जो है ये इसको किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी केरोसिन के तेल में से रखा जाता है सोडियम को। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेदित यानी ड्रिल किया गया था। तो पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित किया गया था, ड्रिल किया गया था, खोदा गया था। ठीक है, इसके 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। इसको भी ध्यान रखिए, 1868 में असम के माकुम में पता लगाया गया था। भारत में असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में आपका तेल पाया जाता है। नेक्स्ट, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेपथलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है। इंपॉर्टेंट है, मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए जो नेपथलीन की गोली होती है ये किससे प्राप्त की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये कोल तार से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन बी कोल तार। नेपथलीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। कोक, कोल तार और कोल गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। ये सब जो है किससे, कोयले से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। ठीक है, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार, हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बलों में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है। देखिए कौन से पूछ रहा है, असंपर्क यानी नॉन कॉन्टैक्ट बल के उदाहरण नहीं पूछ रहा है, यानी इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है संपर्क बल के उदाहरण है, यानी कौन सा बल संपर्क से उत्पन्न होता है, तो घर्षण बल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण बल। देखिए चुंबकीय बल हो गया आपका, स्थिर वैद्युत बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ये सब क्या है, असंपर्क बल है। ठीक है, यह बल वस्तु के संपर्क में न होने पर भी कार्य करता है। ठीक है, इसमें जो है संपर्क नहीं स्थापित होता है। ठीक है, तो इसलिए असंपर्क बल स्थापित कहते हैं इसे। जो घर्षण होता है ये संपर्क बल के उदाहरण है। इन बलों को लगने के लिए वस्तु से संपर्क आवश्यक है। घर्षण तभी लगेगा जो दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराएंगी तो घर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो संपर्क बल है ये। नेक्स्ट है, गुरुत्व बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं। गुरुत्व बल के बारे में पूछ रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछ रहा है। पहला है, गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। नहीं, केवल पृथ्वी का गुण थोड़ी ना है, ये अंतरिक्ष में, चंद्रमा पे और सब जगहों पाया जाता है, तो आपका गलत है। दूसरा, विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। बिल्कुल करेक्ट है, सभी वस्तुओं पर क्या लगता है, गुरुत्व बल लगता है, करेक्ट है ये। तीसरा है, गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। ये भी करेक्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की तरफ बहता है,
तो ये करेक्ट है। तो इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला सही नहीं है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, तारों और ग्रहों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तारों और ग्रहों के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, तारों का अपना प्रकाश होता जबकि ग्रहों में नहीं। देखिए, तारों का अपना प्रकाश होता, सूर्य भी क्या है का आपका तारा है, तो सूर्य का अपना प्रकाश होता, बिल्कुल सही है। और ग्रहों में नहीं होता। ग्रह जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पृथ्वी, पृथ्वी के पास अपना प्रकाश थोड़ी ना है, पृथ्वी तो अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये पहला सही है, यानी तारों के पास अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह ऐसा नहीं करते हैं, ये भी करेक्ट है। तीसरा है, ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता है। नहीं, देखिए, ग्रहों के सापेक्ष नहीं, तारों के सापेक्ष। जैसे एग्जांपल लेते हैं सूर्य, सूर्य क्या है, तो सूर्य के सापेक्ष ही तो हमारी पृथ्वी घूमती है, तो ठीक है, तो इसमें परिवर्तन होता है, तो ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ग्रहों के सापेक्ष नहीं बल्कि तारों के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति बदलती है, उल्टा दिया है इसमें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी पहला आपका सही है, तारों में अपना प्रकाश होता है परंतु ग्रहों में नहीं होता है। ठीक है, ग्रह केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, यानी जो जैसे पृथ्वी है ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। तीसरा गलत है, क्योंकि तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति बदलती है रहती है, ना कि ग्रहों के सापेक्ष। ठीक है, तारों के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति बदलती है। नेक्स्ट है, सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है, सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। ठीक है, कह रहा सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, तो दूसरा ध्यान रखिएगा अल्फा सेंटोरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्फा सेंटोरी। देखिए, अल्फा सेंटोरी 3 तारों से मिलकर बना पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है। देखिए, 3 तारे हैं इसमें, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी, अल्फा सेंटोरी सी, जिसे प्राक्सिमा सेंटोरी भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अल्फा सेंटोरी ए तथा बी ये चमकीले हैं जबकि प्राक्सिमा सेंटोरी कम चमकीला है। ये दोनों क्या है, ज़्यादा चमकीले हैं, और प्राक्सिमा सेंटोरी ये थोड़ा कम चमकीला है। इन तीनों तारों में प्राक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी के सबसे निकट है। इसमें इन तीनों में ये क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट है, तीसरा वाला। ठीक है, ये तीनों समानता देखने पर एक ही दिखाई देते हैं तथा मिलकर सीरियस कैनोपस के बाद तीसरा सबसे चमकीला तारा बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रमोचित पहला उपग्रह है। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह इंपॉर्टेंट है, कौन सा था, आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, कृत्रिम है ये। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था इसे, इसरो के द्वारा इसे बनाया गया था, और ये देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है। गोखुर मतलब जो गाय की खुर के समान झील होती है उसे गोखुर झील कहा जाता है। ठीक है, कौन सी है इसमें, तो कांवर झील है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांवर झील। कहाँ पे है ये, तो ये बिहार में है, और बिहार के पूछा गया था किस जिले में है, तो बेगूसराय जिले में है ये। ठीक है, और ये क्या है, रामसर साइट भी है। ठीक है, रामसर स्थल भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सा भू आकृतियां पाई जाती हैं। बिहार राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में, उत्तर और पश्चिम भाग में कौन सी भू आकृतियां पाई जाती हैं, तो ये आपका सोमेश्वर पहाड़ी, ये आपका कहाँ पे पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार से भारत के संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। देखिए, करा बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। पहला है अनुग्रह नारायण सिंह सिन्हा, ये तो आपका बिहार के थे, तो ये गलत हो जाएगा, बिहार के थे। राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के थे, जगजीवन राम भी बिहार के, ये तीनों कहाँ कहाँ के थे, तो बिहार के थे, और ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो इसमें पूछा कौन नहीं था, तो ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं, सभी थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो आप सभी को पता है कि जो गंगा है वो बिहार के बीचों बीच से होकर बहती है, तो जब गंगा के आसपास क्षेत्र है तो कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है, तो ध्रुवी पटेल ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवी पटेल। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अला राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ 2026 में इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है ये। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लासगो। ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। पहले ये इसका आयोजन कहाँ पे किया जाना था? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इसका आयोजन किया जाना था। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया और अब कहाँ पे होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो ये आपका हो जाएगा रामनाथ कोविंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपने सुना होगा इसके बारे में। इसका प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह बनी है। इसका नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी मोहना सिंह। काफी चर्चा में थी ये। ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। वह भारत में स्वदेशी मेड इन इंडिया LCA तेजस फाइटर जेट को स्क्वाड्रन का संचालन कर रही हैं। ठीक है। मोहना सिंह जोधपुर में हाल ही में हुए अभ्यास तरंग शक्ति में भाग लिया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने NPS वात्सल योजना को लॉन्च किया? किसने NPS वात्सल योजना? इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में ये भी है। किसने लॉन्च किया इसको? तो निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया। ऑप्शन सी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में NPS वात्सल योजना को लॉन्च किया, जो बच्चों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए लाई गई है। NPS वात्सल योजना राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तारित रूप है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।